हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज आप पे बात करने वाले दोस्तों अयस्क के बारे में और इसमें धातु कर्म के बारे में, यानी कि धातुओं के निष्कर्षण की क्या क्या विधि होता है, उसको कैसे निष्कर्षण करते हैं, इससे जुड़ी बहुत सारी बातों को देखेंगे। जिसमें आपको आ जाएगा भर्जन, जारण, निष्तापन। इसमें आपको धातु कर्म में आ जाएगा आपको जैसे कि गैंग, फ्लक्स, धातुमल, बहुत सारी ऐसी बातों को क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो ये टॉपिक जो हमारा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको 9th में भी पढ़ना रहता है, 8th में भी और 10th में भी और 12th में भी, यानी बहुत कंपटीशन से भी इसको सवाल पूछे भी जाते हैं। तो सारे आज क्लियर हो जाएगा इस टॉपिक से। ठीक है, अयस्क सबसे पहले क्या है अयस्क, ये बात है। तो अयस्क जो होता है दोस्तों, एक तरह से बोला जाए कि अयस्क ऐसा पदार्थ है जिससे आप धातु जो है निकाल सकते हैं, कम खर्च में निकाल सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अयस्क जो जैसे बहुत सारा रहता है, जैसे लोहा का बहुत सारा अयस्क होता है। लोहा को आप किसी भी तरह से नहीं निकाल सकते हैं, लोहा का एक अयस्क बनाया गया है कि उसी में से लोहा निकलेगा, तो जो लोहा अच्छा रहेगा। ये नहीं कि आप किसी पहाड़, जो लोहा का बहुत सारा पहाड़ है वहां से आप लोहा ले आए तो उसको आप लोहा कर सकते नहीं। अयस्क हम लोहा धातु उसी से निकाला जाएगा जिससे कि कम खर्च में निकल जाए। तो अयस्क को हम परिभाषा ऐसी बोलेंगे कि वैसे पदार्थ जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च एवं सुगमता पूर्वक हो, उसे अयस्क कहते हैं। जैसे कि लोहा का अयस्क है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये समय इससे आप लोहा का निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो ये अयस्क हो गया। अयस्क का परिभाषा बहुत सुंदर आसान है। बोले क्या, वैसे पदार्थ जिनसे, या वैसे बोल सकते हैं खनिज ही बोल सकते हैं, वैसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च एवं सुगमता पूर्वक होता हो, वह अयस्क कहलाता है। समझ रहे बात को? तो परिभाषा लिख देते हैं हम लोग। देखिए अयस्क का जो मैं वीडियो आपको बता दिया हूँ, डाल दिया हूँ, आप देख लीजिएगा कौन सा धातु का कौन सा अयस्क है, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता दिया हूँ आपको। तो अयस्क का परिभाषा लिख लेते हैं। अयस्क का वर्ड्स बोलते हैं अंग्रेजी में। तो अयस्क कैसे बोलेंगे हम लोग? वैसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण देखिए, निकालने का विधि बताऊंगा इसी वीडियो में, बस लास्ट तक देखते रहिएगा। धातु का निष्कर्षण कम खर्च एवं सुगमता पूर्वक हो, क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। देखिए हम लोग देखते हैं खनिज जो होता है, खनिज से ही जो होता है, एक तरह से अयस्क बोला जाता है। खनिज कई प्रकार है, लेकिन ऐसे देखिए पूरा जो अयस्क होता है वो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। यानी समझ रहे हैं, यानी कि बोला जाए तो जितना भी अयस्क होगा वो एक तरह से खनिज ही है, लेकिन जितना भी खनिज होगा वो अयस्क नहीं होगा। मैंने अभी बताया था कि किसी भी खनिज से नहीं लोहा निकाल सकते हैं। जैसे कोई पहाड़ है, वहां पे लोहा का कुछ पता चला है, वहां लोहा है, तो वहां से आप नहीं निकाल सकते हैं लोहा, क्योंकि उसको पहले पता लगाया जाता है कि वहां से कम खर्च सुगमतापूर्ण निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। अब निकाल रहा है, बहुत सारा खर्चा भी हो रहा है, नहीं निकल रहा है, बहुत कठिन है, तो अयस्क नहीं होगा। अयस्क का मतलब ही होता है सुगमता पूर्वक और कम खर्च। तो इसी तरह से बोला जाएगा तो बोल सकते हैं कि सभी जो अयस्क होते हैं एक तरह से खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है। तो हम यहाँ से नोट टिक देकर दे दिएगा, क्योंकि बहुत ही मार्केबल चीज है। क्या बोलिएगा? सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज, क्या आ जाएगा? सभी खनिज अयस्क नहीं होते। बात को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत जरूरी काम है। समझ रहे हैं? सभी अयस्क जो खनिज होगा, लेकिन परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होगा। अब देखिए हम लोग अयस्क तो पढ़ ली, लेकिन इसमें पढ़ना हम लोग के क्या, धातु कर्म। धातु कर्म एक तरह से प्रक्रिया है। धातु कर्म में क्या करते हैं ना हम लोग कि धातु को निकालते हैं अयस्क से। आपको अयस्क से धातु निकालना है, शुद्ध धातु प्राप्त करना है। तो जो प्रक्रिया जो होता है उसमें जितना भी आपको प्रोसेस आते हैं उन सब जो है धातु कर्म कहलाते हैं। तो एक लाइन में बोला कि धातु कर्म क्या है, तो बोलिएगा धातु कर्म क्या, कि अयस्कों से शुद्ध धातु के शोधन एवं निष्कर्षण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म। यानी कि धातु अयस्कों से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या बोल सकते हैं? धातु कर्म।
तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसका परिभाषा धातु कण का लिख दीजिएगा। देखिए परिभाषा क्लियर नहीं कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है, समझ रहे हैं। धातु कण हम लोग क्या बोल सकते हैं, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं शोधन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों, धातु कण। धातु कण यह अध्ययन किया जाएगा कि कैसे धातु को निकाला जा रहा है, उसमें कितने टर्म आ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं कि उसमें से अशुद्धि हट रहा है, इसी को आपको अध्ययन करा जाएगा। अब इसी से टर्म हमारा एक आता है अयस्कों का सांद्रण। धातु कण में हम लोग पढ़ना रहता है अयस्कों का सांद्रण। जैसे कि देखिए अयस्कों का सांद्रण हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कोई धातु है उसमें कुछ अशुद्धि मिल जाता है, अशुद्धि समझते हैं ना। जैसे मान लीजिए लोहा निकाल रहे हैं, वहां पे कुछ बालू मिल रहा है, रेत मिल रहा है, कुछ कंकड़ मिल रहा है, तो वहां पे क्या करते हैं ना कि हम लोग जो कंकड़ है, अशुद्धि जो है, कंकड़ हो गया, बालू हो गया, चूना पत्थर, जो रेत होता है, बालू, इसको हटाते हैं ताकि शुद्ध धातु प्राप्त हो सके। लोहा हो आपको, तांबा हो, जिंक हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हटाते हैं अशुद्धि को। जो हटाने की जो प्रक्रिया जो होता है आपको, वही कहा जाता है अयस्कों का सांद्रण। समझ रहे हैं बात को। तो परिभाषा लिख सकते हैं हम लोग क्या, अयस्कों में उपस्थित अवांछनीय मतलब क्या, जिसका आपका उपयोग नहीं है, जिसको आप नहीं लाना चाहते हैं, आप बच्चे जिसका आपको उपयोग नहीं है करना, तो अवांछनीय, जिसको बनाना नहीं चाहते हैं, अवांछनीय, अयस्कों में उपस्थित अवांछनीय पदार्थों को हटाने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहते हैं। अब देखिए अयस्कों का सांद्रण से आप मान लीजिए अयस्क में अब अशुद्धि रहता है, तो दोस्तों यहाँ पे जो अशुद्धि रहता है इसमें जो मिला हुआ है, जैसे कि बालू रह जाता है, कंकड़ रहता है, रेत पत्थर, जो अशुद्धि रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं, गैंग ही बोल सकते हैं। इसी को हम लोग बोला जाता है अधात्री ही बोल सकते हैं, ठीक है, गैंग। तो ये हमारा यही वजह, अब यही प्रश्न रहेगा कि जो अयस्कों में जो उपस्थित अवांछनीय शुद्धि को क्या कहते हैं, तो गैंग कहते हैं। तो यहाँ से हमारा यही परिभाषा बन जाएगा, गैंग क्या है। तो यहाँ से हम भी लिख सकते हैं अयस्कों में उपस्थित अवांछनीय शुद्धि को क्या कहते हैं हम लोग, गैंग कहते हैं। अब देखिए गैंग जो किस जगह मान लीजिए रहता है हमारा बालू, अब देखें बालू भी रह सकता है, आपको धातु के साथ मिल जाएगा, आपको रेत भी मिल जाएगा, आपको कंकड़ भी मिल सकता है। समझ रहे बात को। देखिए कि जैसे एक बोला जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 चूना पत्थर, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट ही मिल जाएगा। बालू का ही सूत्रक होता है SiO2, ये भी आपको मिल सकता है। ये जो सब देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारा जो है गैंग है, गैंग मैट्रिक्स धात्री। तो ये जो है बालू, रेत, कंकड़, कैल्शियम कार्बोनेट, SiO2, ये सब आपको गैंग है। तो बोल सकता है कि निम्नलिखित में कौन गैंग का उदाहरण है, अशुद्धि का उदाहरण है, अवांछनीय पदार्थ का उदाहरण है। तो इसको आप देखना है, बता देना, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब और भी बहुत सारे टर्म्स बचे, उसको सबको डिफाइन करते हैं और एक्सप्लेनेशन करते चलते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मैं इसके बाद क्या बचा है हमारा, देखिए जब हम अभी बताया हूँ कि जो धातु रहता है, अयस्क रहता है, उसमें कुछ अशुद्धि मिले रहते हैं, तो अशुद्धि को तो हटाना पड़ेगा, तभी तो धातु प्राप्त करिएगा। लोहा हो, चांदी हो, तांबा हो, जिंक, तो हटाना पड़ता है धातु, जो अशुद्धि मिला रहता है। तो जो हटाने के लिए जो बाहरी पदार्थ हम लोग मिला देते हैं उस अयस्क में, उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं फ्लक्स। फ्लक्स यदि देखा जाए हिंदी बोला तो गालक बोला जाता है। क्या, गालक। तो आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि अयस्कों में उपस्थित अवांछनीय शुद्धि को हटाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो आपको सीधे जवाब देना है क्या, फ्लक्स। फ्लक्स यानी कि गालक। तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं हम लोग, क्या, गालक। तो गालक यानी फ्लक्स। इसको परिभाषा कैसे बोलेंगे, अयस्कों में
अयस्कों में उपस्थित अवांछनीय, अयस्कों में उपस्थित अवांछनीय अशुद्धि को हटाने की प्रक्रिया, हटाने नहीं, जो हटाने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है उसको कहते हैं। अवांछनीय अशुद्धि को हटाने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाया जाता है, समझ रहे हैं, बाहर से जो बाहरी पदार्थ क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, वह क्या कहलाता है, जो मिलाया जाता है वह क्या कहलाता है, फ्लक्स। समझ रहे बात को। जैसे फ्लक्स आपको मिल जाएगा, जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल में, आपको फ्लक्स SiO2 भी मिल जाता है, आपको CaO मिल जाता है। समझ रहे बात को। जो CaO जो है SiO2 ये आपको गालक है, फ्लक्स है, जो बाहरी से मिला देते हैं। अब देखिए ये जो अब बताइए, आप जो हटाने के लिए जो मिला रहे हैं बाहरी पदार्थ, पहले से भी गैंग है और उसमें भी मिला रहे हैं बाहर से फ्लक्स, तो गैंग और फ्लक्स तो मिल जाएगा। अब मिलेगा ना भाई, जैसे मान लीजिए पानी में चीनी मिला रहे हैं तो पानी चीनी मिलता है ना, ठीक उसी प्रकार से गैंग पहले से ही है, उसमें फ्लक्स मिला रहे हैं तो गैंग और तो फ्लक्स मिल जाएगा। तो जो गैंग और फ्लक्स जो मिलते हैं वो बना देते हैं हम लोग को धातुमल। क्या बनाते हैं, क्या लिख सकते हैं, गैंग अब प्लस में फ्लक्स बराबर धातुमल। यानी कि जो अयस्क है उसमें मिला देते हैं गैंग, पहले से तो ही फ्लक्स मिला तो धातुमल बन रहा है, तो परिभाषा हिस्सा भी बन जाएगा हमारा। तो इसके परिभाषा हमारा क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, धातुमल का, इसको देखिए अंग्रेजी में इसको अस्लैग बोलते हैं, धातुमल या अस्लैग। तो इसको क्या बोलेंगे कि जो अवांछनीय अशुद्धि गैंग तथा जो फ्लक्स आपस में मिलकर धातुमल का निर्माण करते हैं, तो बोल सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, गैंग तथा फ्लक्स आपस में मिलकर, देखिए आपको 10th लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे सवाल आपको सब्जेक्टिव पूछे भी जाते हैं। ठीक है, जिस पदार्थ का निर्माण करता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, धातुमल। अब धातुमल कैसे होगा, देखिए धातुमल जैसे आपको मिल जाएगा, ऐसे देखिए जैसे आपको मिल जाता है कैसे, CaO रहता है और SiO2 आपको मिला दिया जाता है, तो यहाँ से जो धातुमल जो आपको बनता है CaSiO3। समझ रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो 2 1 3 हो जाएगा। इससे और भी देख सकते हैं, MgO है और यहाँ पे SiO2 मिलाते हैं तो ये बन जाता है MgSiO3। तो ये जो आपको धातुमल का उदाहरण है, तो आप प्रश्न में दे देगा कि कौन धातुमल है, तो पता पकड़ सकते हैं कि CaSiO3 और MgSiO3, ऐसे बहुत सारा रहेगा। तो समझ रहे हैं, पहले बात को कंसेप्ट समझिए कि अयस्क जो रहेंगे इसमें अशुद्धि और जो बाहरी मिलाएगा फ्लक्स वो मिलेगा आपस में, तो धातुमल बनाएगा। अब यहाँ पे बचा हमारा जो लास्ट बचा है भर्जन, इसको जारण भी करते हैं, और निस्तापन, ये 2 प्रक्रिया बचा हुआ है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो बड़ा इसको नोट कर लीजिए। तो हमारा बचा है लास्ट क्या दोस्तों, भर्जन। भर्जन आखिर क्या होता है, तो भर्जन में क्या हम लोग करते हैं, एक तरह से ये अयस्कों के सामने की विधि है, यानी कि बोल सकते हैं कि इससे हम लोग क्या करते हैं ना, अशुद्धि को हटाते हैं, ऐसा प्रोसेस है। तो क्यों बोल सकते हैं कि अयस्कों के साथ, देखिए भर्जन में क्या होता है ना, आपको देखिए कोई धातु है इसमें, देखिए मेनली इसमें जो भर्जन का प्रक्रिया जो उपयोग किया जाता है वो सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है। किसके लिए, सल्फाइड अयस्कों के लिए। सल्फाइड जैसे जानते हैं ZnS, पढ़े ना हम लोग, ZnS हो जाएगा हमारा, क्योंकि ZnS सल्फाइड अयस्क है कि नहीं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन के साथ करते हैं क्रिया, पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में करते हैं, हमें गलन ताप से निम्न ताप पर, यानी कि इसमें हीट देंगे, तो क्या करते हैं हमारे यहाँ से Zn निकल जाता है, ZnO और प्लस में SO2। तो यहाँ से क्या बनता है हमारा, ZnO और प्लस में SO2, ये निकल जाता है। समझ रहे बात को, तो Zn से क्रिया करता है तो ZnO SO2 निकल जाता है, बात को समझ रहे। तो ये देखिए इसमें जो भर्जन होता है आपको सिर्फ सल्फाइड के लिए सांदन होता है, इसमें सल्फाइड इसको ही सांदन करते हैं, इसमें ZnS रहेगा, मान लीजिए कोई सल्फाइड और भी रह सकता है, तो उसको क्रिया कराते हैं गलन ताप से निम्न ताप पर और पर्याप्त मात्रा की, वायु की पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में। समझ रहे बात को, परिभाषा लिख सकते क्या कि अयस्कों के सांदन की वैश्विक विधि
अयस्कों के सांद्रण की वह विधि जिसमें अयस्कों को उसके गलन ताप से निम्न ताप पर वायु की पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में गर्म की जो प्रोसेस है इसी को हम लोग कहते हैं भर्जन या जारन भी बोल सकते हैं। तो समझ रहा है कि भर्जन जारन में सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड गैस का उपयोग किया था और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता। अब बचा हमारा निस्तापन। तो निस्तापन जो है ठीक इसका उल्टा है। इसमें सल्फाइड गैस नहीं, इसमें आपको सल्फाइड गैस नहीं रहेगा। इसमें जब भी रहेगा तो कार्बोनेट गैस रहेगा या तो ऑक्साइड गैस रहेगा। जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पे ZnCO3 और यहाँ पे पर्याप्त मात्रा की उपस्थिति नहीं रहेगा वायु के। यहाँ पे जो रहेगा पर्याप्त मात्रा की वायु उपस्थिति नहीं रहेगा। इसको गर्म करेंगे डायरेक्ट तो क्या बना देता है यहाँ पे ZnO और यहाँ से CO2 बना देता है। तो इसका परिभाषा नहीं बोला तो कैसे बोलेंगे कि अयस्कों के सांद्रण की वैसी विधि जिसमें अयस्कों को उसके गलन ताप से निम्न ताप पर, यहाँ पे वायु की पर्याप्त मात्रा नहीं लिखना है, यहाँ पे सिर्फ लिखना है वायु की अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। तो ये हमारा बस अनुपस्थिति हो जाएगा तो निस्तापन और उपस्थिति हो जाएगा तो जारन या भर्जन। प्रोसेस समझ रहे हैं, दो में डिफरेंस भी बन जाएगा। यहाँ तक बता दूं आप सारा दोस्तों आज वीडियो में आपको सारा बता दिया अयस्कों के सांद्रण के बारे में, अयस्कों के सांद्रण के जो विधि स्टेप्स उसमें क्या परिभाषा सबका होता है, सबका एग्जाम्पल बता दिया हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी सीखेंगे वो भी जानेंगे। और साथ साथ दोस्तों जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन में को जरूर दे दें ताकि ऐसे समय वीडियो आप सामने पहले पहुंचते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।